अज्ञेय को मैं कब से जानता हूँ। थोड़ा पीछे मुड़कर मुझे सोचना होगा, देखना होगा। यादें जो बिसर गई थी उन्हें फिर याद करना होगा। शायद 1952 की बात है। मैं रायपुर में पढ़ता था, माधवराव सप्रे हाई स्कूल में। मेरे एक टीचर थे हिंदी के, स्वराज्य प्रसाद त्रिवेदी। ना जाने क्यों वो मुझसे प्रभावित हो गया और चाहते थे कि मैं हिंदी साहित्य की पुस्तकें पढूं। मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता था। बहुत सी किताबें वो ला के दिया करते थे। प्रेमचंद साहित्य था, शरद चंद्र साहित्य था, फिर अज्ञेय साहित्य था, शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप। पढ़ा तो शेखर ने मुझे बहुत प्रभावित किया और अज्ञेय के व्यक्तित्व ने। मन के किसी कोने में एक चाहत थी, एक चाह बन के उभर रही थी कि काश कि कभी मौका मिले मैं इस महत्वपूर्ण प्रभावशाली व्यक्तित्व को अपनी आंखों से देखूं। उन्हीं दिनों मैंने लिखना भी शुरू कर दिया था और इसका श्रेय भी मेरे उन्हीं टीचर को जाता है, स्वराज प्रसाद त्रिवेदी जी को। स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद छत्तीसगढ़ कॉलेज में कुछ समय पढ़ा। फिर दिल्ली आ गए। दिल्ली में लोकसभा सचिवालय में काफ़ी समय तक काम किया। पढ़ाई भी जारी रखी, नौकरी भी चलती रही। फिर ना जाने क्यों 1962 के आसपास फिर लिखने का मन किया। तात्कालिक कारण था लोकसभा के तत्कालीन अध्यक्ष सरदार हुकम सिंह की संस्मरण यात्रा संस्मरण। उन्होंने प्रभावित किया, उनका अनुवाद किया। सौभाग्य से मुझे एक मित्र मिल गए, जयप्रकाश भारती, साप्ताहिक हिंदुस्तान में काम करते थे। उन्हें छापना शुरू कर दिया। कुछ धर्मिक में भी छपी, कादम्बनी और नवनीत में भी चर्चा शुरू हो गई। कुछ समय बाद पंजाबी के उपन्यासकार नरेंद्र पाल सिंह के यात्रा संस्मरण अफगानिस्तान पर पढ़ने को मिले, अच्छे लगे, उनका भी अनुवाद किया। चर्चा हुई, प्रशंसा हुई। उनकी पत्नी श्रीमती प्रभजोत कौर पंजाबी की बहुत बड़ी कवित्री थी। उनसे मुलाकात हुई। वे लोग राष्ट्रपति भवन में रहा करते थे। कर्नल नरेंद्र पाल सिंह तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन के सैन्य सचिव थे। इस नाते उनके यहाँ आना जाना शुरू हो गया। 1964 की बात है। साहित्य अकादमी के पुरस्कारों का ऐलान हुआ, जिसमें मेरी बहन प्रभजोत कौर को पंजाबी में पब्बी नाम की पुस्तक कविता संग्रह पे पुरस्कार मिला और अज्ञेय जी को आंगन के पार द्वार। वो एक ऐसा दिन था, वो 1964 का। मेरी मुंह बोली बहन प्रभजोत कौर ने अज्ञेय जी से मेरी भेंट करवाई, मुलाकात करवाई। इस महान व्यक्तित्व से मैं इतना अभिभूत हुआ
कि बहुत देर तक उन्हें निहारता रहा, देखता रहा, कुछ बोले ही नहीं जा रहा था। फिर उन्होंने कहा, हाथ जोड़ के, नमस्कार, कैसे हैं आप? तंद्रा भंग हुई। प्रभजोत जी ने मेरा परिचय करवाया कि ये त्रिलोकदीप हैं। इस समय लोकसभा सचिवालय में काम करते हैं, लिखने का शौक है और किसी पत्रिका से जुड़ना चाहते हैं। बात आई गई होगी, पहली मुलाकात हुई अपने आराध्य से, अच्छा लगा, खुशी हुई, मन में तसल्ली हुई, संतोष मिला। 1965 में प्रभजोत जी का मुझे फ़ोन आया कि आप फलां पते पे चले जाइएगा, फ़ोन करके, वहाँ आपको अज्ञे जी से मिलना है। अज्ञे जी यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन। तय समय किया, उनसे मिलने चला गया। बहुत अच्छा लगा, आमने सामने बात हुई। अज्ञे जी ने कहा कि आप ऐसा कीजिए कि आप लोकसभा में काम करते हैं, हम लोग दिनमान पत्रिका निकाल रहे हैं और ये टाइम और न्यूज़वीक की तरह हिंदी में अपनी किस्म की पहली समाचार पत्रिका है। तो आप आंखों देखी रिपोर्ट हमें हर सप्ताह दिया कीजिए। कोशिश करें कि वो मुझे सीधे ही दे दें। मेरे ना होने पे या मेरी गैर हाजिरी में आप इसे मेरे सचिव हुए चड्ढा जी को दे दिया कीजिए। काफ़ी समय तक ये काम चलता रहा। 4-5 महीने बाद उन्होंने, अज्ञे जी ने स्वयं कहा कि दिनमान में विशेष संवाददाता की एक वैकेंसी है, यदि आपकी रुचि हो तो उसके लिए अप्लाई कर दीजिए, टेस्ट होगा, उपयुक्त पाया गया तो सोचा जा सकता है आपकी नियुक्ति के बारे में। वैसा ही किया और टेस्ट भी हुआ, इंटरव्यू भी हुआ। दुर्भाग्य से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, श्रीकांत वर्मा चुन लिए गए। एक दिन उनका पत्र आया कि यदि आप चाहें तो आपको उप संपादक के लिए कंसीडर किया जा सकता है। ये पत्र पढ़कर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने तुरंत हामी भर दी और इस प्रकार 1 जनवरी 1966 को मैं विधिवत तौर पर दिनमान में शामिल हो गया और अब रोज अज्ञे जी से मुलाकात होने लगी और बातचीत चल पड़ी और काम शुरू हो गया। उन दिनों दिनमान बहादुर शाह जफर मार्ग से निकला करता था। टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन था, तो बहादुर शाह जफर मार्ग को हिंदुस्तान की फ्लीट स्ट्रीट माना जाता है, यानी जहाँ सिर्फ अखबारों के ही दफ्तर थे। तो 7 नंबर पर टाइम्स हाउस था, उसके दूसरी मंजिल पर दिनमान और उसके अलावा इकोनॉमिक्स टाइम, टाइम्स ऑफ इंडिया और नवभारत टाइम्स के संपादकीय कर्मचारी बैठा करते थे। एक दिन मैं वहाँ से निकल रहा था तो मेरी दाईं तरफ इकोनॉमिक्स टाइम के कुछ लोग बैठे थे, जिसमें मेरे परिचित थे सतिंदर सिंह।
इकोनॉमिक्स टाइम में विशेष संवाददाता के साथ साथ वो पंजाबी के अच्छे कहानीकार भी थे। तो एक दिन मुझे कहने लगे, यार ये बताओ, ये तुम्हारा जो एडिटर है, इसको देख कर लगता नहीं कि ये किसी हिंदी अखबार का संपादक है। मैंने, क्यों भाई, ऐसी क्या बात है? बोले, उनका व्यक्तित्व देखो, उनके चलने का ढंग देखो, पता नहीं अपने आप उनके यहाँ से गुजरते ही, जब वो गुजर के यहाँ से अपने कक्ष की तरफ जाते हैं तो अपने आप पैर खड़े होते हैं, उनको नमस्कार करने का मन करता है। क्या है उसमें, क्या स्थिति, क्या वजह क्या है? मेरे को खास वजह नहीं, वो बात ये है कि हैं तो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के व्यक्ति, बर्कले में भी विजिटिंग प्रोफेसर है, हाइडेलबर्ग में भी है जर्मनी में, और हाँ, अच्छे खासे लंबे चौड़े व्यक्तित्व हैं उनका, पंजाबी हैं, लाहौर से के रहने वाले हैं, इनके माता पिता, दादा दादी। और जहाँ तक पैर खड़े होने की बात है, ये बात सही है कि वो एक ऐसे संपादक हैं, जब वो दिनमान क्या नवाज टाइम्स के सामने से निकलते हैं, लोग स्वतः खड़े होकर उनका सम्मान करते हैं। और जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, इसका कारण दलाई लामा है। तो सतेंद्र फिर चौंके। इसकी वजह, मैंने कहा इसकी वजह यह है कि इसको गुड़ती पंजाबी में जिसे कहते हैं, मतलब जब ये पैदा हुए तो इन्हें, हाँ, शहद दलाई लामा ने चटाई थी और इनके कान में कोई यंत्र मंत्र तंत्र फूंका था, तो शायद उनमें उनकी आध्यात्मिक शक्ति आ गई हो, जिसकी वजह से लोग स्वतः उनके व्यक्तित्व की ओर आकर्षित होते हैं। उसने कहा हो सकता है, और ये मैंने केवल सत्येंद्र से ही नहीं सुना, बाद में, क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया के लोग भी वहाँ बैठा करते थे, नवाज टाइम्स के भी बैठा करते थे, बहुत खुला हाल है था। मैं 1966 की बात कर रहा हूँ, अब मुझे नहीं मालूम क्या स्थिति होगी। तो ये लोग, कई लोगों ने कहा था। बहरा ये उनके व्यक्ति का आकर्षण था, जो केवल हिंदी के ही नहीं, अंग्रेजी और दूसरी भाषाओं के पत्रकार, लेखक, साहित्यकार मुतासिर रहा करते थे, प्रभावित हुआ करते थे। उन्होंने अब मुझे काम सिखाना शुरू किया। हालांकि ये यहाँ बताना ये भी अच्छा लगे कि उन दिनों दिनमान में जो लोग काम करते थे, जो जुड़े हुए थे, उनमें सहायक संपादक मनोज श्याम जोशी और जितेंद्र गुप्त थे। विशेष संवाददाता श्रीकांत वर्मा थे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना चीफ सब एडिटर थे। इनके अलावा और भी बहुत सी हस्तियां थीं, रमेश वर्मा, श्यामला शर्मा, जवाहरलाल कौल, श्रीमती शुक्ला रुद्र, रमेश, आदि आदि, बहुत, हर एक अपने अपने क्षेत्र में बहुत बड़ा था, एक मैं ही नया था। उन दिनों प्रयाग शुक्ल भी करीबन रोज आया करते थे। हैदराबाद से कल्पना की संपादकी छोड़कर दिल्ली आ बसे थे और दिनमान में फ्रीलांसिंग किया करते थे। अज्ञे जी से और मनोज श्याम जोशी और श्रीकांत वर्मा से मिलने के बाद बैठा मेरे पास करते थे, क्योंकि मेरा मेज़ जो था वो आखिर में था, तो अच्छा लगता था। शाम को हम लोग अक्सर निकल जाया करते थे, साथ साथ अच्छी जोड़ी मन थी। कभी कभी अज्ञे जी भी कहा करते थे, अच्छा लगता है तुम दोनों को साथ देख। एक बार उनको पंजाबी नाटक दिखाने ले गया,
पहले तो बोले मैं पंजाबी नहीं समझता। मैंने कहा सोच समझ लो, याद कर लो, क्योंकि तुम्हारी शादी सिख परिवार में होने वाली है तो इसे थोड़ी बहुत पंजाबी जानो। उन्होंने नाटक देखा, समझ गया, लिखा, दिनमान में छपा, और 2 दिन बाद अज्ञे जी ने उन्हें बुलाया। बोले प्रयाग जी, आप खुद गए थे देखने के लिए, किसी और के थ्रू लिखा? बोले मैं खुद गया था। किसके साथ गए थे? बताया दीप जी के साथ। हाँ ठीक, समझ गया मैं, बहुत अच्छा है। ऐसे ही हम चाहते हैं कि और लोग भी काम करें जो दिनमान में लोग जुड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि आपस में मिल बैठकर काम करें। वो दौर ऐसा था कि ना तो आज जैसी सुविधाएं थी, ना कंप्यूटर युग था, और जो कंपोजिंग हुआ करती थी उसे हैंड कंपोजिंग कहते हैं, जो काफ़ी मुश्किल काम होता था, लेकिन अच्छा लगता था। मेहनत इस मायने में करनी पड़ती थी कि आपको बनी बनाई स्टोरी नहीं मिलती, कि गूगल महाराज नहीं हुआ करते थे, इंटरनेट नहीं हुआ करते थे, टेली प्रिंटर चला करते थे यूएनआई पीटीआई के, वो दैनिक समाचार पत्रों के लिए होते थे। हमें तो अपनी संवाद खुद तैयार करने पड़ते थे या बाहर से आ जाया करते थे। आदत ये पड़ गई थी कि जब हमें कुछ तैयार करना होता तो अज्ञे जी हमें कहते कि लीजिए ये 4 लाइन की कोई टिप्पणी है, इसके ऊपर 1 पेज की स्टोरी बनाइए, देखिए आपकी लाइब्रेरी यहाँ पर है, वहाँ मिल जाए, नहीं तो ब्रिटिश काउंसिल, अमेरिकन सेंटर चले जाइए, या कुछ ना मिले तो मुझसे पूछ लीजिएगा। मैं अज्ञे जी की अपनी बहुत निजी संपन्न लाइब्रेरी थी, तो कहीं अगर कुछ ना मिले तो उनसे पास मिल जाया करते थे। तो अज्ञे जी ने हमें कई चीज़ें बताई। एक तो स्वावलंबी बनिए, दूसरे शॉर्टकट मत बने कीजिए। अगर आपके पास कोई संवाद करना है, कोई स्टोरी करनी है, तो आपको जी जान लगाना होगा, लगानी होगी, तभी आप काम कर सकते हैं। और जितना भी हो सके सीखने की कोशिश कीजिए। जैसे वो खुद कहा करते थे कि मैंने जिंदगी भर यही सीखा है कि यदि आप अपने हाथों से सब काम कर लें तो किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। पर निर्भरता से बड़ा दुख कुछ नहीं होता। एक बार ऐसा हुआ कि किसी बात को लेके दिनमान के कुछ लोग उस दिन छुट्टी कर गए जिस दिन के दिनमान पूरा तैयार होता है, अगले दिन मार्केट पे आ जाता है। दफ्तर में बचे मैं और मेरी एक सहयोगी शुक्ला रुद्र और अज्ञे जी। अज्ञे जी को उस दिन कहीं जाना था। मेरे लिए समझिए कि इम्तिहान की कड़ी थी। उन्होंने मुझसे कहा कि बुलाया और पूछा कि क्या आपको प्रूफ रीडिंग आती है? मैंने कहा जी हाँ, मैं जब से आया हूँ कर रहा हूँ। हम लोगों का संपादकीय कार्यालय तो टाइम्स आउट बहादुर शाह जफर मार्ग में था, जबकि दिनमान छपा करता था 10 दरियागंज में। वहीं पर प्रेस था हमारा, और हफ्ते में 3-4 दिन
संपादकीय विभाग के लोग वहाँ पर जाके प्रूफ रीडिंग क्या करते थे, वहाँ की गैलरी में पढ़ा करते थे और उसके बाद पेज भी बनवाया करते थे। तो उस दिन अज्ञे जी ने कहा कि आप लोग दोनों, मैं और श्रीमती शुक्ला रुद्र, प्रेस का काम संभालें और मैं यहाँ पर देखता हूँ। उन दिनों एक ये भी रवायत थी कि जो चीज़ लिखी जाती थी, जो संवाद लिखे जाते थे, उसकी डुप्लीकेट कॉपी अज्ञे जी के सेक्रेटरी के पास, पीए के पास रहा करती थी। उन्होंने वो कॉपी मंगा ली, डुप्लीकेट कॉपी, और हमें दोनों को प्रेस भेज दिया, इस हिदायत के साथ कि अगर कहीं मैटर कम हो तो उन्हें बता दें, कहीं मैटर ज़्यादा हो तो काटने से पहले उनसे दरियाफ्त कर ले, बात करता है। अज्ञे जी ने अपना संपादकीय लिखा, हमें भेज दिया, इस निर्देश के साथ कि यह जो बढ़े तो अपने आप मत काटिएगा, मुझसे पूछ लीजिएगा। इस तरह सारे आदेशों निर्देशों के साथ हम लोग काम करने लगे। अज्ञे जी ने अपना बाहर जाना कैंसिल किया और रात 8 बजे तक इस हिदायत के साथ कि वो जा रहे हैं, ज़रूरत पड़े तो रात को फ़ोन कर लीजिएगा। उस दिनों फ़ोन सिर्फ उन्हीं के घर था और किसी घर नहीं था। वो ज़माना ही ऐसे था, चुनिंदा लोगों के पास फ़ोन हुआ करते थे और गाड़ियाँ भी। बहरहाल हम लोग 10 बजे तक काम शुरू किया। अगले दिन जब सब लोग देखे थे, अब आप दफ्तर है तो देखा सारे के टेबल पे दिनमान की प्रति मौजूद है। उन लोगों को काटो तो खून नहीं, सबकी नज़रें झुकी हुई। अज्ञे जी ने कभी किसी को कुछ नहीं कहा। ये सीख दे दी कि कोई भी आदमी अपरिहार्य नहीं है, नो बॉडी इज इंडिस्पेंसेबल, ये याद रखिए। और ये हमारे लिए भी सीख थी और मेरे लिए ख़ास तौर पे कि अगर कोई चीज़ नहीं आती तो सीखो, शर्माओ नहीं, तुम्हारे काम आएगी। ऐसे एक प्रसंग और आ रहा है जो मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ। हमारे किसी साथी से रात को जाते हुए हड़बड़ी में ही एक पेज ओके होना, मतलब पास होना रह गया था। तो रात के फोरमैन ने जब देखा कि सारा अखबार तैयार है, पत्रिका तैयार है, लेकिन एक पेज जो है वो ओके नहीं है, पास नहीं है, तो उसने रात को 11:30-12 बजे अज्ञे जी को फ़ोन किया कि साहब वो पेज पास नहीं होगा तो कल पेपर नहीं आ पाएगा। उन दिनों वो चाणक्यपुरी में रहते थे। उन्होंने कहा मैं आ रहा हूँ। गाड़ी उठाई, प्रेस पहुँच गया, पेज पढ़ा, ओके किया और चल लगे तो उनकी नज़र वहाँ के कंपोजिटर के डेस्क पे पड़ गई कि एक डेस्क खाली दे के उसके स्टूल पे बैठ गए और लगे कुछ कंपोजिंग करने। देखा कि उन्होंने एक पूरी गैलरी कंपोज कर दी, कोई अपने लिखे हुए कुछ है, तो देख उसके उनको ये कंपोजिंग करते देख जितने कंपोजिटर थे वो सब इकट्ठे हो गए वहाँ पर। वो सर ये आपने कैसे कर दिया? क्योंकि कंपोजिटर का जो बक्सा होता है उसमें हर शब्द के अलग अलग एक चीज़ें होती थी, उनको लेके आपको बनाना पड़ता है, पूरा वाक्य बनाना पड़ता है। और ये ऐसे वो ले रहे थे जैसे कि वो प्रशिक्षित ट्रेंड कंपोजिटर हों। वो लोग ताज्जुब कर रहे थे, बोले सर आप ये सब कैसे जानते हैं? बोले मैं तो आपकी चलिए प्रिंटिंग मशीनें का चलाएं तो वो भी चला देता हूँ, वो भी चला सकता हूँ, वो भी चला सकता हूँ। बोले ये सब क्यों?
बोले इसलिए कि हम एक पत्रिका निकालते थे, प्रतीक, इलाहाबाद से। तो ऐसा 2-3 बार हो गया कि हमारे कंपोजिटर नहीं आया, तो हमने उसकी अनुपस्थिति में ये सब काम किया, सीखा, और इस तरह का हम ये भी सीख गए। और जहाँ तक मशीन चलाने की बात है, वो भी हम इसी तरीके से सीख के चला गए। मशीन में एक दिन नहीं आया तो चीज़ें रुकनी नहीं चाहिए, हम ये चाहते हैं। और आदमी इस काबिल होना चाहिए कि वक्त ज़रूरत के हिसाब से कोई चीज़ को रुकने से रोक सके। इसलिए ये जानते हैं, ये एक जी खासियत थी। वो तो बल्कि ये भी कहा करते थे कि मैं तो एकाकीपन में विश्वास करता हूँ, अकेला ही रहता हूँ। अकेले रहने का मतलब दिमागी तौर पे पिता पुरातत्व शास्त्री थे, तो इसलिए उनके साथ आना जाना हुआ करता था। तो एक आदत सी पड़ गई है, और आदत पड़ गई सब कुछ नया नया सीखने की। तो इसलिए मैं अपने कपड़े भी सी लेता हूँ, खाना भी बना लेता हूँ, जूते भी गांठ लेता हूँ। और हंस के बोले यही बात नहीं है, मैं क्रिकेट भी खेल लेता हूँ, टेनिस भी खेल लेता हूँ, बैडमिंटन भी खेल लेता हूँ, और ज़रूरत पड़ने पे हर काम कर लेता हूँ। तैराकी भी आती है, शूटिंग भी कर लेता हूँ, फोटोग्राफी भी आती है। अब फोटोग्राफी उनका शौक था, उसकी भी एक कहानी सुन लीजिए। आज्ञा जी का जोर रहा करता था कि यदि आपको ढंग का पत्रकार बनना है और आप चाहते हैं कि आप सही माने में अच्छी रिपोर्टिंग करें, अच्छे संवाद दें, तो उसके लिए ऑन द स्पॉट रिपोर्टिंग बहुत ज़रूरी है। यानी घटना दुर्घटना स्थल पर जाकर सब लोगों से बात करके अपने संवाद दीजिए। और ये भी कोशिश कीजिए कि अपने साथ अपना कैमरा रखें। कैमरा नहीं हो तो कैमरा मैन कहीं से पैदा कर लें, और संबंधित संवाद के साथ फोटो देना बहुत ज़रूरी है। ये ऑन द स्पॉट रिपोर्टिंग की शुरुआत अज्ञे जी ने ही की थी दिनमान से। बाद में आने वाली दूसरी पत्र पत्रिकाओं ने उनकी नकल की, उनका अनुसरण किया। 1967 की बात है, बिहार में भयंकर सूखा पड़ा। उस अकाल की स्थिति को देखने, उसकी फोटोग्राफ के लिए वो स्वयं पटना गए। वहाँ गणेश्वर नाथ रेणु को तैयार किया और दोनों चल पड़े। रेणु जी से उन्होंने कहा कि आप लिखने का काम कीजिएगा, मैं आपको बताता जाऊंगा क्या क्या पॉइंट्स लिखने, आप खुद भी इस अंचल से वाकिफ हैं, और मैं अपनी फोटोग्राफी लूँगा। तो बहुत ही इन दोनों का मेल अच्छा रहा और शानदार था। मुझे सौभाग्य है मिला था वेणु जी से मुलाकात करने का भी, जानने का भी। तो जब ये वापस आए, हाँ बस वापस आने से पहले उनकी वहाँ मुलाकात जयप्रकाश नारायण से हो गई, सर्वोदय नेता से। तो ये काम करते हुए, फोटोग्राफी देखते हुए, उन्होंने पूछा कि आपका इरादा क्या है, मंशा क्या है। अज्ञे जी ने बताया कि एक तो दिनमान के लिए मैं रिपोर्टिंग करूंगा और ये फोटोग्राफी होगी, दूसरे मैं इसकी प्रदर्शनी लगाऊंगा दिल्ली में। जिस पर उन्होंने अपने आप ही सुझाव दिया, अगर तुम वहाँ प्रदर्शनी लगाओ तो मुझे बुलाओ, मुझे अच्छा लगेगा वहाँ आकर। तो वहाँ सैन जी ने कहा फिर आप उद्घाटन कीजिएगा आकर। बोले ठीक। जो सब करने के बाद वहाँ सैन जी यानी अज्ञे जी दिल्ली लौट आए। रेणु जी ने रिपोर्ट दी, वहाँ सैन जी ने फोटो तैयार की,
अब फ़ोटो तैयार की भी एक छोटी सी कहानी है। वात्स्यायन जी फ़ोटो डेवलप करने की कला में भी माहिर थे। वो इस काम से भी बखूबी वाकिफ़ थे। टाइम्स ऑफ इंडिया का अपना डार्क रूम था, तो वहाँ से एक फ़ोटोग्राफ़र को बुलाया जिसका नाम परमेश्वर दयाल था। उसको अपना रोल देते हुए बोले कि इसको डेवलप करके लाइए, फिर बताते हैं। कुछ समय, आधे घंटे घंटे भर बाद वो डेवलप करके आया और हंसता हुआ अंदर गया। देखने के बाद वात्स्यायन जी ने बताया ये करके डेवलप करके मुझे दीजिए। जब बाहर निकला तो कान को हाथ लगा कहने लगा, कहते ऐसा संपादक हमने कहीं नहीं देखा कि जो इतना अच्छा फोटोग्राफर हो, जो कमर्शियल फोटोग्राफर या प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं, उसको उनके परमेश्वर दयाल के उनका भी ये बाप है। उन्होंने सब उनके फ़ोटो तैयार किए, किस एंगल से कैसे फ़ोटो बनने चाहिए, वो सब उन्होंने परमेश्वर दयाल को सिखाया। और परमेश्वर दयाल ने पूरे टाइम्स ऑफ इंडिया में ये घोषणा कर दी कि यदि किसी को फ़ोटोग्राफी सीखनी हो या जाननी हो तो वात्स्यायन जी की फ़ोटो देखिए और सीखिए। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा संपादक नहीं देखा कि जो जितना अच्छा फोटोग्राफर भी हो। बहरहाल दिनमान में छपने के बाद उसकी फ़ोटो प्रदर्शनी हुई। दुर्भाग्य देखिए कि जेपी का फ़ोन आ गया कि वो अस्वस्थ हो गए हैं, वो व्यक्तिगत तौर पे तो नहीं आ सकते। यदि आप चाहो तो एक मैं संदेश भेज सकता हूँ, लिख के दे सकता हूँ। आज्ञे जी ने मुझे और श्रीकांत वर्मा को उनका संदेश लेने के लिए भेजा। हम एक मोटी कलम साथ ले गए, कागज़ मोटा सा। तो उन्होंने अपने हाथ से एक संदेश लिखा, कैसे कैसे फ़ोटोग्राफरों के बारे में, कैसे इन्होंने देखा और कैसी सूखे की स्थिति है बिहार में, और ये जैसे पत्रकार जो सब कुछ जोखिम डाल के करते हैं तो उनकी सराहना की गई वगैरह वगैरह। वो प्रदर्शनी बहुत अच्छी रही, बहुत चर्चा हुई दूसरे अखबारों में भी। और उसको देखने के लिए महादेवी वर्मा भी आई थी कुछ समय के बाद। वात्स्यायन जी को वो अपना भाई मानती थी, उनके साथ मैं भी शामिल था। तो ये भी एक वात्स्यायन जी की पत्रकार बनाम फोटोग्राफर की कहानी है जो हमें सीखने को मिलती। ऐसे उन्होंने एक और चीज़ कवर की थी। गोवा सबसे बाद में स्वाधीन हुआ था, वहाँ पर अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी का महासम्मेलन हुआ था, जिसको कवर करने के लिए वे स्वयं गए थे, शायद ये बताने के लिए कि वो साहित्यकार कवि के अलावा ठीक ठाक रिपोर्टर भी हैं। वहाँ से उन्होंने जो रिपोर्टिंग की वो अपने आप में एक मॉडल थी, एक नमूना थी, एक आदर्श था। हमारे उस वक़्त के एक सहयोगी रामधनी थे, जिन्होंने कहा था कि देखो भाई, अगर रिपोर्टिंग सीखनी हो या करनी हो तो ये देखिए हमारे गुरुदेव वात्स्यायन जी। तो ये सब लोग बताया करते थे, खुद बताया करते थे कि किस तरीके से काम। वो एक उदाहरण थे हम लोगों के लिए, एक प्रेरणा स्रोत थे, एक गुरूर थे, एक गुरु थे जिसका नाम मक्की है। लौट के बोले, एक पुर्जा दिया, उन्हें पीले कागज पर लिखने का शौक था। उसमें दो तीन पॉइंट थे। उस समय के राजस्थान के मुख्यमंत्री सुखाड़िया जी का, मोहनलाल सुखाड़िया का। बोले ऐसा है कि लीजिए इसका इंटरव्यू बना दीजिए पूरे पेज का, दिनमान के पूरे पेज का मतलब 1000 शब्दों का, 1200 शब्दों का। मेरे हाथ पाँव फूल गए
लाइब्रेरी में गया, देखा जो जो ये वो मैं टाइपराइटर खुद चलाता हूँ, और ख़ास तौर पे ऐसे वक्त पे जबकि नाजुक स्थिति हो तो डिक्टेशन देने से बचता हूँ। यहाँ भी मैं फिर अज्ञे जी को उद्धृत करना चाहूँगा। उनका एक सूत्र वाक्य है कि यदि आप कम शब्दों में ज़्यादा बात कहना चाहें तो हाथ से लिखिए, डिक्टेशन मत दीजिए, शॉर्ट हैंड बंदे। और मैं हाथ से ना लिख के टाइपराइटर से लिखा करता था, तो आपने टाइपराइटर लिया, लिखना शुरू कर दीजिए। 2-3 घंटे के बाद उनकी कैबिन में वो मैंने भेज दिया इंटरव्यू मोहनलाल सुखाड़िया का। 5 मिनट बाद वापस आ गया, देखा उन्होंने सिर्फ एक शब्द इधर उधर किया था। ये मेरा पहला इम्तिहान था। अच्छा लगा, उन्होंने मुझे पास कर दिया। आज भी उसकी याद है। जैसा मैंने कहा कि कर्नल नरेंद्र पाल सिंह राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के सैनिक सचिव थे, तो एक बार अज्ञेय जी ने कहा कि वे डॉक्टर राधाकृष्णन से मिलना चाहते हैं, इसकी कुछ व्यवस्था करा दीजिए। मैंने कर्नल साहब से बात की। उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि 5 सितंबर को जो टीचर्स डे होता है और डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्मदिन भी उस दिन नहीं रखते, 1-2 दिन आगे पीछे का आगे कर देते हैं। मैंने उन्हें बताया, बोले ठीक। तो शायद 2 या 3 दिन बाद यानी 7 या 8 सितंबर को अज्ञे जी की उनसे मुलाकात तय हुई। 10 मिनट का समय था। आमतौर पे कोई राष्ट्रपति से मिलने जाता है, संपादक हो या कोई भी हो, तो हाथ जोड़ के जी आपके दर्शन करने आया था, तो कह के या 5-7 मिनट की बातें इधर उधर करके आ जाता है। लेकिन अज्ञे जी से गए तो हाँ बैठ गए। उनके डॉक्टर राधाकृष्णन के सेक्रेटरी 5 चक्कर लगाए, तो उन्होंने हाथ से मना कर दिया, कोई डिस्टर्ब ना किया जाए। सुना जाता है कि अज्ञे जी ने डॉक्टर राधाकृष्णन की किसी किताब पे, शायद सत्य की खोज या किसी कुछ टिप्पणी कर दी कि ये उद्धरण ठीक नहीं है। इतना मैं यहाँ आपको और बता दूं कि अज्ञे जी बहुभाषी थे। संस्कृत, फारसी, उर्दू, हिंदी के साथ पंजाबी के साथ साथ वो देश की करीब 24 भाषाएं ना केवल जानते थे, बोलते थे, लिखते थे, पढ़ लिया करते थे। तो डॉक्टर राधाकृष्णन चौंके कि ये सब कैसे। बोले जी ये फलां संत या पंत विद्वान का ये उदाहरण है, आपने ये गलत दिया है। बोले लेकिन तमिल में, तो बोले तमिल के इसी विद्वान ने इस पृष्ठ पे ये लिखा है, और जर्मन के फलां विद्वान ने इस पृष्ठ पे ऐसा लिखा है। तो दोनों की बहस सुना है कि 35-40 मिनट चलती रही। उसके बाद जब वात्स्यन जी ने रुखसत ली उनसे, तो सुना जाता है कि डॉक्टर राधाकृष्णन खड़े होकर उनसे हाथ मिलाया और कहा, मुझे बहुत खुशी हुई है और मैं चाहूँगा कि हमारी एक मुलाकात फिर हो। ये बात मुझे कर्नल नरेंद्र पाल सिंह ने बताई। अज्ञे जी चुप रहे, उन्होंने कुछ नहीं बताया कि क्या हुआ, कैसी बात हुई, कुछ नहीं। जब मैंने उनसे बाद में कहा कि सब हुआ है, तो मुस्कुरा दिए। कभी भी अज्ञे जी ने अपनी बड़ाई नहीं की, ना ये बताया कि मैं क्या हूँ, क्या नहीं हूँ, क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता। ये थे हमारी अज्ञे जी। और इसको ज़्यादा दूर ना जाके थोड़ा सा
अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि दुनिया का कोई ऐसा विषय नहीं है, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस पर अज्ञेय बात ना कर सकते हो, सविस्तार पूरे अधिकार के साथ। जब मैंने उनसे एक बार पूछा कि आपको किस तरह से याद दुनिया करे, बोले मेरे समग्र रूप में। मैं चाहता हूं कि अगर लोग मुझे जाने कि मैं क्या हूं, तो केवल कवि या साहित्यकार के रूप में नहीं, ना ही पत्रकार के रूप में। और ही बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें लोगों को जानना चाहिए। अगर नहीं जानते ढूंढे। मैं तो ढिंढोरा पीटने से रहा। बोले जैसे आप मेरे बारे में इतना कुछ जानते हैं या मैं आपसे इतने खुल के बात करता हूं, मैं कभी किससे बात नहीं करता। अगर लोग मुझे गूढ़ कहते हैं तो ठीक कहते हैं। छोटी सी बात दे बताने के बाद ख़त्म करता हूं मैं। वो क्रांतिकारी थे, ये सब जानते हैं। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद के वक्त के थे। उनके साथ मित्रों में विमल प्रसाद जैन थे, जो मुझे बहुत प्यार किया करते थे। अज्ञे ने जेल में काल कोठरी मांग कर ली थी। वो भीड़ में बैठ ही नहीं सकते थे, उन्हें एकाकीपन पसंद था और काल कोठरी में बैठ के वो साहित्य सृजन किया करते थे। लोग तो भीड़ में बातें करना, बतियाना पसंद करते, वो नहीं पसंद करते थे। वो अलग रहना, भीड़ में रह के भीड़ से अलग दिखना, रेखांकन करना, लेखन करना, ये उन्हें प्रिय था। गपियाना नहीं, कभी नहीं करते। इस बात को विमल प्रसाद जैन भी कहते हैं कि ये हमारा साइंटिस्ट था। भगत सिंह ने जो बम असेंबली में फेंका था, वो हमारे साइंटिस्ट वात्स्यन का बनाया हुआ था। और उनकी इस प्रकृति की कुछ झलक मैं अपने 56 साल पुराने दोस्त प्रयाग शुक्ल में पाता हूँ और देखता हूँ। कभी खाली नहीं बैठते, कभी गपियाते नहीं माएंगे। रेखांकन करते मैंने दिनमान में देखा है। कुछ नहीं हो तो जो ब्लॉटिंग पेपर हम लोगों के हुआ करते उस पर कुछ ना करते रहेंगे। कहीं बैठे होंगे, अगर मान लीजिए किसी क्लब में भी होंगे, तो वे अकेले में बैठे होंगे, बियर की चुस्की ले रहे होंगे और पढ़ रहे होंगे, लिख रहे होंगे कुछ ना कुछ। अब भी उनकी यही स्थिति है और उनके नक्शे कदम पे अगर वो चल रहे हैं तो एक प्रयाग शुक्ल है, चुपचाप काम करते रहते हैं, सार्थक काम, साधक की तरह। अज्ञे जी बहुत याद आते। धन्यवाद।